जी, स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है जो चीज़ें डिस्कस की थी, वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थी, ठीक है जी। पहले हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, जिसके लिए हमने बेसिक्स देखी थी, इसमें हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, इवेंट देखा था, सैंपल स्पेस देखा और आउटकम को समझा था। फिर प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने जो है उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे और उसके साथ-साथ फिर हमने जो है वो लास्ट सेशंस के अंदर रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी जो है वो गो थ्रू किया। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में एडिटिव रूल हमने किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव रूल किया, ठीक है। देन उसके बाद फिर जो है वो हमने उसके जो राइट अप के अंदर जो उसकी एग्ज़ाम्पल्स थी हमने वो सॉल्व करी ताकि आपको जो है वो उसका उसके अंदर जो वर्किंग है वो आपको समझ में आ जाए। जब हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है फिर क्या होती है इनहेंस हो जाती है। जहाँ आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक दफ़ा प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर एक रिक्वायरमेंट में वो 2 इवेंट्स दे दे। जब एक रिक्वायरमेंट में वो 2 इवेंट्स दे देता है तो वो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल होता है। वो मे बी एडिटिव रूल हो सकता है और वो मल्टीप्लिकेटिव रूल भी हो सकता है। एडिटिव रूल के अंदर जो है वो म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाते हैं और मल्टीप्लिकेटिव रूल के अंदर आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? देन उसके बाद उसी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेवलप होती है और मैंने आपको उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी दिखाए थे जो आपको ये मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव रूल के जो फॉर्मूलाज थे उनकी बेसिस के ऊपर ही हम जो है वो क्या करते हैं उनकी बेसिस पे ही जो है वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। और वो फार्मूलाज जो है उनको हम यूज करते हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटीज पहले से हमें गिवन होती हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो समझ लें आप सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ठीक है जी, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाती है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दो बेसिक जो है वो इसके अंदर बाइफिकेशन है। एक कहलाती है आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कहलाती है आपके पास कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पहले जो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम चीज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब ये डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास काउंटेबल वेरिएबल्स होते हैं। जब हमने स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स स्टार्ट की थी, सेक्शन बी हमने जो स्टार्ट किया था, तो हमने आपको जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर बताया था कि कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि जिनको हम काउंट करते हैं, जो काउंटेबल फॉर्म में होते हैं, यानी जिसको हम जो है वो पॉइंट्स में नहीं ले सकते। ठीक है जी। जिसकी एग्जांपल भी क्या दी हुई है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है जी, या 0 1 2 3। ये वो वैल्यूज होती है जो आपके पास क्या होती है पॉइंट्स में नहीं आती। ठीक है, लाइक वेट जैसे पॉइंट में आता है उसको हम डिस्क्रीट जो है वो काउंट नहीं करते। डिस्क्रीट में डिस्क्रीट की डेफिनेशन में हम नहीं लेते। ठीक है, ये हाइट पॉइंट में आ जाती है, टेम्परेचर पॉइंट में आ जाता है। तो हम इन चीज़ों को डिस्क्रीट वेरिएबल्स में नहीं लेते। डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आपके पास क्या होता है जैसे नंबर ऑफ चेयर्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है जी, नंबर ऑफ पेन्स आ जाएँ, नंबर ऑफ पीपल्स आ जाए। ये वो चीज़ें हैं कि जो ब्रेकेबल नहीं होती। अगर हम जो है वो 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू पे जाएँगे तो 3 जाएगा, 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू पे जाएँगे तो वो 4 होगा। तो ये कहलाता है आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल। वो सारे रैंडम वेरिएबल्स जो काउंटेबल फॉर्म में होते हैं दे आर नोन एज़ डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हम इसे कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये मेन जो है वो क्या है आपके पास। एक कहलाती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक कहलाती है आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक कहलाती है आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक कहलाती है आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में।
जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हमारे पास, दैट इज आपका बायनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। हमारा जो टारगेट है वो है ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस को करना, जो आपके कोर्स का पार्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ओके। तो हम इसको बारी बारी जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इसकी चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे कि इसमें क्या होता है, और देन फिर जो है वो हम इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे। सॉल्यूशन करना इसका जो है वो मुश्किल काम नहीं होता। इसके सवाल को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या है, कि आपके कौन सा सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर रहा है, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप उसके अंदर एक्सेलेंस ले लेते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ने से ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे कि ये सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो आप इजीली इसके सवाल को हल कर सकते हैं। इसका सवाल हल करने के अंदर जो है वो सिर्फ थ्री लाइंस जो है वो आपकी यूज होंगी, फॉर्मूला यूज होगा, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। द मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, आपने उसमें एक्सलेंट हो गए आप, तो फिर आपको इसके सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं अब अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी सबसे पहले क्या है आपके पास, इस डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान क्या है, कि जो इसका क्वेश्चन होगा आपके पास, उसमें जिस भी काम की प्रोबेबिलिटी आपसे वो मांग रहा होगा ना, उस काम की एक जनरल प्रोबेबिलिटी आपको वो दे देगा। ठीक है। और यही इसकी बेसिक पहचान है। जहाँ आपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा कि यहाँ इस सवाल में एक जनरल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को। ठीक है जी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स। एन सी एक्स इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन, आपके पास जो इस्तेमाल होती है वो है। ठीक है जी। पी जो है वो जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है जी। और क्यू जो है वो जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब यहाँ आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में जो गिवन प्रोबेबिलिटी होती है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है जी। और जिसकी बात हम नहीं कर रहे, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर पढ़ा था, कि अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे मालूम है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, होने की प्रोबेबिलिटी को मैं वन में से माइनस कर दूंगा। तो जिस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर जो जनरल प्रोबेबिलिटी होगी वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसकी जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ पे सक्सेस और फेलियर का जनरल मीनिंग नहीं होता। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास सक्सेस और फेलियर का जनरल मीनिंग कुछ और होता है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और उसकी ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी जो होगी, उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कोट कर दूं कि एग्जामिनेशन के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.7। ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। अगर उस एग्जामिनेशन के अंदर 10 स्टूडेंट्स अपीयर हों, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाए। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 0.7। अगर 10 स्टूडेंट्स उस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें 3 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाए। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 3 स्टूडेंट पास हो जाएं, और ऊपर एक जनरल प्रोबेबिलिटी पास की गिवन है 0.7। ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चन की एक पहचान क्या है, कि इसके अंदर
क्वेश्चन के अंदर एक जनरल प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन होगी। अब अगर इस फॉर्मूले के अंदर जो चार चीजें हैं वो क्या क्या दी हुई हैं यहाँ पे, स्मॉल एंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है जी। एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब कि जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर उसी चीज की जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन है तो इट मीन्स ये जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है उसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो इट विल बिकम जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसकी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कहलाएगी जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इस सवाल के हिसाब से जो मैंने भी आपको कोट किया उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे पास 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। नंबर ऑफ सक्सेस हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 3 स्टूडेंट्स की निकालनी है, एक्स हो गया 3। पी जो है वो मेरे पास क्या शो कर रहा है, जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब हो जाएगा पी जो है वो 0.7 गिवन है, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और पास होने की जनरल प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.7। अगर P 0.7 है तो Q विल बिकम 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.7, ठीक है जी। और 1 माइनस 0.7 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.3, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है, जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बिकम 0.7 और जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बिकम 0.3। अब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये चार चीजें जो हैं जो यहाँ पे अवेलेबल थी, एन एक्स पी एंड क्यू, ये चारों मैंने आपको जो है ना वो आइडेंटिफाई करा दी। जब ये चार चीजें आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो आपने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास जो है वो क्या है आपका, 0 1 2 3। ये हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, यानी ये पॉइंट्स के अंदर नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर्स के अंदर ही होगा। ये चीज तो आपको श्योरली जो है ना वो अपने दिमाग में बिठा लें। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्स जो होगा आपके पास वो पॉइंट्स में नहीं आ सकता, वो होल नंबर में ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका एक सवाल भी देखेंगे, साथ में एक नीचे चीज लिखी हुई है बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। जब हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की थी तो हमने आपको बताया था कि हम मीन जो है वो डिफरेंट तरीकों से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपने जो है वो सेक्शन बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते हुए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और रॉ डेटा के लिए भी, वो भी एक मीन का फॉर्मूला था। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के अंदर जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं ई एक्स, वो भी मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कहाँ। इसी तरीके से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, एक बायनोमियल रैंडम वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड मीन, ठीक है जी। और मीन कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपके पास ऊपर चार चीजें गिवन है उसमें से उन्होंने एन और पी को यूज किया है। अगर मैं एन और पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उस वेरिएबल का मीन कितना आ रहा है, ठीक है जी। मुझे इसके लिए पूरा वो सेक्शन बी वाला चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से मुझे इसका मीन मिल जाएगा। और अगर मैं एन पी और क्यू तीनों चीजें मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का जिसका डाटा गिवन है उसका वेरिएंस मिल जाएगा। तो मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा जो है वो क्या है, ये हमारा जो है वो पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हमने बात कर ली है, ठीक है जी। अब अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन देख लें, ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखने से जो है वो हमें इसकी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर क्वेश्चन में हमें कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। 2016 रेगुलर का क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर आपके लिए निकाला हुआ है। ये 2016 है, ये पेपर है 2016 रेगुलर। और इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 10A जो है वो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10A में क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डेट अ पेन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ पेन्स इज डिफेक्टिव इज 0.1, ठीक है जी।
एक पेन ड्रॉ करना है एक बॉक्स में से जिसके अंदर पेन्स हैं, ठीक है जी। और पेन ड्रॉ करने में जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.1। किस चीज़ की जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन है? डिफेक्टिव पेन की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो है 0.1। इफ अ सैंपल ऑफ 6 पेन्स इज टेकन, ठीक है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन नो डिफेक्टिव पेन। अब ये 10A के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10A है, इसके अंदर ही उसने क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया आपके सवाल को 3 मजीद रिक्वायरमेंट्स के अंदर। पहली रिक्वायरमेंट में कहता है नो डिफेक्टिव पेन, दूसरी रिक्वायरमेंट में कहता है 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन, और थर्ड रिक्वायरमेंट में कहता है लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन, ठीक है जी। तो अगर आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए अगर आप डाटा बनाएं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास गिवन है दैट इज 6 पेन्स, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक्स कितना है, नो डिफेक्टिव पेन, कोई डिफेक्टिव पेन ना हो। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकालने को कह रहा है, एक्स कह रहा है 0। और किस चीज के लिए, डिफेक्टिव पेन के लिए। जब डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो जो गिवन प्रोबेबिलिटी अगर डिफेक्टिव की होगी तो वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी आपके पास पी जो है वो कितना है सवाल का, 0.1। अगर पी 0.1 है तो क्यू विल बिकम 1 - 0.1, दैट इज इक्वल्स टू 9, ठीक है जी। जो गिवन प्रोबेबिलिटी है जनरल प्रोबेबिलिटी, अगर वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ सेम हो जाए, इट मीन्स कि वो आपके पास जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और अगर आपके पास ये चीज जो गिवन में आपके पास है वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं होती, उसकी ऑपोजिट आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो आपकी जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है जी। तो अभी हम इस सवाल को भी करते हैं, बट इससे पहले हम जो है वो यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं कि जब आपके पास जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी पी, तो आप उससे क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1 - p करके। अगर आपके पास पेपर में जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी क्यू आ जाए गिवन, तो आप पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 - q करना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे पी गिवन होता है तो क्यू निकालने के लिए 1 - p करेंगे, और अगर क्यू दे देगा आपको तो पी निकालने के लिए 1 - q करना पड़ेगा। ये एक जनरल सी बात है, ये आपने जो है वो याद रखनी है। अभी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे 2016 रेगुलर का पेपर, ठीक है जी। तो आई होप कि इसकी थ्योरी जो है वो आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी बायनोमियल की, ताकि हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जो है वो मूव कर सकें इजीली। तो हम 2016 रेगुलर का क्वेश्चन जो है अभी कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो हमारा जो सेशन है, उस सेशन के अंदर जो है वो हम 2016 रेगुलर का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये बायनोमियल का जो आपका जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो डेवलप हो जाए। ओके।